Good morning, sir. Good morning. स्टार्ट करें क्या? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कर रहे थे हेनरी फॉयल्स के प्रिंसिपल्स, 14 प्रिंसिपल्स जो हैं उसे हम लोग कल देख रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोग कुछ कुछ डिस्क्राइब भी कर लिए थे, डिस्क्रिप्शन भी देख लिए थे। 14 प्रिंसिपल तो ये था: डिविजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, remunerations, orders, initiative, subordination of individual interest to the general interest, equity, spirit de corps। ठीक है, इसमें से हम लोग कुछ कुछ का डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लिए थे। आई थिंक यहाँ तक देख लिए थे ना, स्केलर चेन तक। क्या मोहित? Yes, sir. यहाँ तक हमको लग रहा है देख लिए थे। स्केलर चेन्स में क्या होता है ना, आप जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रहता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, आप डायरेक्टली लोअर लेवल से आप हायर लेवल में बात नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जो चेन बना हुआ है उसी चेन में वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी ये चेन खराब हो जाए, मीन्स कि अगर ऊपर के या फिर मिडिल के नहीं है आपके ये मैनेजर्स या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं है, तो आप पैरेलली जो आपके डिपार्टमेंट के जो पैरेलली और दूसरे डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनके ऊपर के अथॉरिटी के साथ आप बात करके आप ऊपर लेवल तक में बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्योंकि है तो एक कंपनी, उसी का मालिक एक है, अगर पहुंचना तो वहीं तक है उसको, तो आप इधर से पहुंचिए अगर इधर से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब यही था। ठीक है, स्टूडेंट आए? 10 है, इतना कम क्यों दिखा रहा है? शो कर रहा है कम। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र एंड टर्मिनेशन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। उस कंपनी में वहाँ के वर्कर्स का स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा हेनरी फॉयल का कहना है। उससे क्या होता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है उस आदमी को उस मशीन, पार्टिकुलर मशीन्स में काम करते करते बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया हो, या फिर उस मशीन के बारे में सब कुछ जान गया हो कि इसमें कितना बैकलेस एरर है
इसमें कितना हम डेप्थ ऑफ कट देते हैं तो कितना डेप्थ ऑफ कट लेता है ये, है ना। उसी तरह किसी भी वर्क को बार बार कर रहा है उसी कंपनी में, तो उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, इवन जो नया आदमी आएगा उससे। इसीलिए हेनरी फॉर्ड का कहना यह था कि कोई भी वर्कर्स है उसे आप उतना जल्दी आप ट्रांसफर्स या फिर टर्मिनेशन ये सब चीज़ मत करिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन उतना जल्दी नहीं करना है। अगर ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी ज़रूरत नहीं है, तो आप उसको ये सब चीज़ से अवॉइड करिए। ठीक है, ये भी एक उनका प्रिंसिपल था। It means no frequently change, terminations and transfer etc. in an organization. Whenever an employee is appointed for a job, should not be removed from the positions frequently. बहुत जल्दी उनके पोजीशंस में भी चेंज नहीं करना चाहिए। नहीं, आप अभी इस पोजीशन में, आप दूसरे पोजीशन में चले जाइए, है ना। आवाज आ रही है ना? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Remunerations. All workers must be paid for a fair wages. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था उनका। कोई भी वर्कर्स अगर किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, चाहे वो जैसा भी कंपनी हो, ठीक है, उसको एक अच्छा वेजेस मिलना चाहिए, एक उसके काम के अकॉर्डिंगली या फिर उसके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए जरूरत पड़ेगा उसको कि एक अच्छा वेजेस मिलना चाहिए, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। वरना वो ना तो उस कंपनी में मन लगा के काम करेगा और ना ही अपना फुल्ली 100% देने का कोशिश करेगा। ठीक है, द वेजेस पेड मस्ट बी as per a certain standard of living to the employee at the same time it is within the paying capacity of the company. हाँ, मतलब एक स्टैंडर्ड बेसिस देना चाहिए किसी भी वर्कर को जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो उसके अगर पता चल गया है कि नहीं इसको मजबूरी है तो उसको मजबूरी का फायदा उठाया जाए। ये सब चीज़ किसी भी कंपनी को नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसा भी नहीं कि उस कंपनी का उतना कैपेसिटी ही नहीं है और वो उससे ज़्यादा वेजेस दे रहा है। ठीक है, ये भी नहीं होना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, द सेम टाइम इट इज़ विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का इतना भी मतलब ये नहीं देना चाहिए कि उस कंपनी का उतना कैपेसिटी नहीं है जितना वो दे रहा है। ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट प्रिंसिपल 10th प्रिंसिपल है, ये 10th प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ ऑर्डर है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन मशीन्स मटेरियल्स एक्सेट्रा। कोई भी कंपनी में जो भी वर्कर्स हैं या फिर जो भी वहाँ पे मशीन्स है या फिर जो भी मटेरियल्स है। कौन है? विकी कोयरी, अपना माइक बंद करो अगर आवाज तुमको आ रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इज कंसर्न्ड विद सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मेन मशीन्स मटेरियल एक्सेट्रा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पार्टिकुलर किसी भी मशीन्स में किसी भी कंपनी में एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए कि मशीन्स को कहाँ पे रखना है, किस ऑर्डर पे रखना है, मटेरियल को कहाँ पे रखना है, आदमी कहाँ पे वर्क करे, कैसे आए कैसे जाए, ये सब एक अरेंजमेंट होना, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना। मशीन्स का जहाँ पोजीशन है उसी पोजीशन में वही स्पेसिफिक प्लेस में वो चीज़ होना चाहिए। देयर शुड बी ए स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी एम्प्लॉई इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं? हर एक मशीन से या फिर हर एक आदमी जो है उसका एक अपना, जैसे कि अगर कोई कंपनी है जिसमें सपोज ये की कंपनी है, कंसल्टेंसी है, तो वहाँ पे सबका अलग अलग केबिन लगा हुआ है ना।
तो एक पर्टिकुलर आदमी Yes, को, जैसे sir. कि आप जनरल मैनेजर हैं या फिर एक छोटा सा वर्कर ही है, सिंपल एक वर्कर है जो वहाँ पे वर्क करता है, तो उसके ऊपर वाले वर्कर क्या बोलेंगे, नहीं आप आज इस चेयर में मत बैठिए, इस टेबल में मत बैठिए, आप उधर टेबल में बैठ जाइए। अगला दिन बोलेंगे नहीं तुम आज बाहर वाले टेबल में बैठ जाओ, आज उधर वाले टेबल में बैठ जाओ। तो आदमी का एक माइंड सेटअप होता है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के वहाँ पे जाता है तो एक छोटा सा मूर्ति रखता है गणेश भगवान का या तो साईं बाबा का रखता है, वो आता है वहाँ पे थोड़ा सा पूजा करता है। मन अगर स्पिरिचुअल है तो, नास्तिक है तो क्या कर सकते हैं, वो उसके लिए भी अपना एक नियम होगा। जो नास्तिक है ना वो लोग भी बहुत ये रहते हैं, तो इससे थोड़ा छोटा चीज़ है, वो कहाँ पे करेगा, जहाँ से वो काम का शुरुआत करना चाहता है वही उसका परफेक्टली नहीं होगा, क्योंकि दिन भर अच्छे से काम कर पाएगा, कुछ काम करने के बाद थोड़ा सा सुस्ताना, एक अपने प्लेस पे कैसा लगता है। तो ये सब भी क्या होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए हर एक पर्सन्स का, या फिर मशीन्स भी है तो मशीन्स का भी एक परफेक्ट जगह होना चाहिए, स्पेसिफाइड जगह होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मशीन्स को ऐसे जगह पर रख दिए हैं जहाँ पे कि जब उस पर चिप्स निकल रहा है तो चिप्स को रखने का जगह नहीं है, तो वो मशीन्स पे ही अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का भी हम लोग को अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मटेरियल्स भी क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे कि कंपनी यहाँ पे है और मटेरियल्स हम लोग दूसरे गोडाउन में रखे हैं, जब यहाँ पे वर्क करना है तो मशीन्स को हम लोग वहाँ से यहाँ लेके आ रहे हैं, तो टाइम का वेस्टेज है, हमको ट्रांसपोर्टेशन का वेस्टेज है। हम लोग ऐसा सिस्टम बना लेंगे या फिर ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, हमारा जहाँ पे मशीन्स है उसके सामने ही मेरा रॉ मटेरियल्स भी रहे, तो काम करने में हमको क्या होगा, आसानी होगा, है कि नहीं। दैट मीन्स कि हर एक चीज़ का एक अपना प्लेस होना चाहिए, स्पेसिफाइड प्लेस होना चाहिए, हर एक चीज़ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ठीक है, ये था हम लोग का 10th प्रिंसिपल। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ये देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, कंपनी इतना दूर में है, तो हम लोग अगर ये नज़दीक में रहता रॉ मटेरियल्स इस कंपनी के सामने, तो क्या होता, हम लोग का टाइम बचता ना यहाँ से यहाँ पहुँचाने में। बहुत दूर में है सपोज ये, इनिशिएटिव। नेक्स्ट प्रिंसिपल 11th प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। ठीक है, शुरुआत करना, पहल करना किसी भी चीज़ का। तो हेनरी फोर्ड्स का कहना था कि इनिशिएटिव मीन्स टू स्टार्ट, टू बिगिन और इंस्ट्रक्ट इन ए प्रोजेक्ट। मतलब कि जो वर्कर्स हैं हमारे अंदर या फिर हमारे अंडर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएटिव करने का मौका देना चाहिए। क्या पता जो हमारी कंपनी जो सोच रही है या फिर टॉप मैनेजमेंट जो सोच रही है, उससे बढ़िया आइडिया हमारे वर्कर के पास है। बात समझ रहे हो? होता है ना, कभी कभी पता ही नहीं रहता है कि ये आदमी, कभी कभी कोई बंदा चुपचाप रहता है लेकिन उसके पास नॉलेज भरा पूरा रहता है, वो ऑब्जर्व करता है, देखता है क्या करने वाले हैं। ठीक है, और वो हर जगह मुंह नहीं खोलता है, लेकिन अगर उसको खुद का प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, वहाँ पे वो जरूर खोलता है उस चीज़ को, यहाँ पे लगता है कि नहीं यहाँ पे ये पोजीशन मेरे लिए सही है। ठीक है, तो हेनरी फोर्ड्स का यही कहना था कि नेक्स्ट प्रिंसिपल उनका यही था कि आप कभी कभी जो आप न्यू प्रोजेक्ट लेके आते हैं, तो अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें भी आप क्या करिए, इंस्ट्रक्ट करिए, सजेस्ट करिए कि आप प्रोजेक्ट का शुरुआत करें, किसी भी प्रोजेक्ट को इनिशिएट करें। ठीक है, उनको मौका देना चाहिए ताकि उसके उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, उनको फील हो कि हाँ कंपनी के लिए हम लोग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये था। Here in the principles of
Fuel suggested that each employee should be given an opportunity to take some initiative in framing the functional plan as well as in the determining the steps to be taken at each level for proper executions of the plan. पूरा सार यही था कि आपके अंदर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का इनिशिएट करने का एक आध बार मौका देना चाहिए, ताकि अगर उनके अंदर कुछ ऐसा प्लान है, उनके अंदर कुछ ऐसी आइडिया है जो हमारे कंपनी के लिए हम जो सोच रहे हैं उससे बेस्ट हो, तो वो उसको लगा सके। और उसमें क्या होता है ना, अगर आपको कोई चीज़ फ्रीली छोड़ दिया जाए ना, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि नहीं यार, इतना बड़ा चीज़, इतने पैसे का गोदाम मेरे को छोड़ के गया है, नहीं इसको मैं अच्छे से संभालूंगा, वो मेरे पर भरोसा किए हैं। एक आता है कि नहीं, ये सेंस ऑफ ह्यूमर आता है कि नहीं आदमी के अंदर में। अगर आपके ऊपर कोई भरोसा करता है तो आप भी क्या करते हो, अपना भरोसा उस पर दिखाने का कोशिश करते हो, है कि नहीं? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हो तुम लोग। क्या बताया मोहित, इनिशिएटिव का क्या मतलब था हेनरी फॉल्स के अकॉर्डिंगली? हेलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या तुमको? अच्छा चलो ठीक है, नेटवर्क नहीं है शायद तुम्हारा। हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम लोग को थोड़ा थोड़ा इसको रिवाइज करवाते हैं, फिर पूछते हैं तुम लोग। मेरा आवाज तुम लोग को आ रहा है कि नहीं, बताओ। मेरा आवाज अच्छे से आ रहा है ना? यस सर। मेरा आवाज सबको आ रहा है तो? मनीष मासूम, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। ठीक, तब यानी कि मोहित पे खराब है। अभी कंप्लीट करते हैं पहले इधर, ठीक है? तो उसके बाद तुम लोग को फिर से रिविजन करवाएंगे या फिर पूछेंगे तुम लोग। नेक्स्ट है 12 नंबर, सबऑर्डिनेशंस ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट सबके लिए जनरल इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, या फिर उससे बड़ी नहीं हो सकती है। मेरा कहने का इसका मतलब ये है कि कोई एक इंडिविजुअल्स आदमी का इंटरेस्ट सबके लिए वही फेवरेट इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना? लेकिन एक मैनेजर जो होता है, एक अच्छा मैनेजर जो होता है, वो ये कोशिश करता है कि जो कंपनी के बेनिफिट के लिए जो चीज़ है वो इंटरेस्ट अपने सारे वर्कर्स के अंदर में दें, और वो इस तरह से दें या फिर इस तरह से डिस्क्राइब करें उसको कि वो सारे जो ये हैं, क्या बोलते हैं, चीज़ें हैं, वो सबको इंटरेस्टिंग लगे वो चीज़। एक अच्छा मैनेजर्स का ये खूबी होना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक जनरल मैनेज इस तरह से प्रस्तुत करे अपने वर्कर्स के सामने कि वो जो चीज़ है वो सारे वर्कर्स को बहुत पसंद आए और बहुत इंटरेस्ट आए, है ना? आप किसी के ऊपर इस तरह से थोप दोगे कि नहीं ये चीज़ हमको अच्छा लगता है तो तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा, तो वो जो आदमी है ना, अगला आदमी, आपको तुम्हारे डर से तो कर लेगा उस टाइम पे, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा वो चीज़, क्योंकि तुम उसको क्या कर रहे हो, थोप रहे हो। बट हेनरी फॉल्स का कहना यह था कि एक अच्छा मैनेजर वो होगा जो कंपनी के इंडिविजुअल जो चीज़ है उस चीज़ को अपने वर्कर्स में इंटरेस्ट जगाए। आप वो किस तरह से इंटरेस्ट जगाएगा,
ये उस मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सपोज अगर कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सेल्स डिपार्टमेंट का कोई चीज़ है, सपोज कुछ बेचने के लिए है ना। अक्सर देखता होगा तुम लोग कि प्रोडक्ट बेचने के लिए आते हैं, हमारे घर घर पे आते हैं कि भैया आप इसको ले लीजिए, ये कंपनी, हमारी कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस तरह का है। आप प्यूरीफायर का ही जैसे सपोज ले लो, इसमें पानी ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे होता है, बेचते हैं ना उसको। तो क्या बोल दिया है मैनेजर कि नहीं, आपको 10 बेचना ही है। ठीक है, तो वो उसके अंदर में एक प्रेशर्स रहेगा कि नहीं यार मेरे को 10 बेचना है कैसे भी करके। लेकिन वो मैनेजर ये बोल दिए कि आप 10 बेचिएगा तो आपको एक्स्ट्रा इतने रुपीस मिलेंगे। ठीक है, या तो फिर वो ये बोले, कंपनी का अगर सपोज एक पॉलिसी था कि 8 बेचना है एक दिन में, ठीक है, और वो ये बोल दे मैनेजर अपने तरीके से कि आप 10 बेचिए, ठीक है, उसमें से आपको एक का जो पैसा है वो आपके पास ही रहेगा। तो क्या होगा, नो एक्स्ट्रा बिक गया ना, एक एक्स्ट्रा भी बिक गया, और वो उसका जो ये है उसको इंसेंटिव भी मिल रहा है इसको। तो क्या जगेगा, जो वर्कर्स है उसमें थोड़ा सा क्या जगेगा, इंटरेस्ट जगेगा उस चीज में। नहीं समझे, वो ये भी नहीं थोप रहा है कि आपको 8 बेचना ही है। उसमें क्या बोल रहा है, आप 10 बेचिए, उसमें से जो 10 बिक गया तो आपको उसके लिए इतना इंसेंटिव मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जो कंपनी का गोल है वो भी फुलफिल होकर, अचीव होकर ऊपर चला जा रहा है, उससे भी ऊपर मैनेजर को भी अच्छा मिल रहा है, और जो काम करने वाला है उसको भी बेनिफिशियल हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हो ना? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मोहित, तुम्हारा बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। बाकी लोग चुप हैं, ये लोग कुछ बोलते हैं। तेरा नेटवर्क शायद बहुत ही वीक है, बाकी मासूम लोग बोलते हैं तो आवाज आता है। मनीष, आवाज समझ में आया? ये प्रिंसिपल, तुमको आवाज जा रहा है तो तुम अटेंडेंस ले लेना बस, मैं सेंड कर दूं। मनीष कुमार साहब, आवाज आ रहा है? सब हमको लगता है चालू करके भाग जाता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक क्या कहना चाह रहा है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है सभी को समान भाव से ट्रीट करना, या फिर इक्वली सबको देखना। All the employees in the organizations must be treated equally with respect to the justice and kindness. जितने भी वर्कर्स काम करेंगे सबको रेस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट तो सबका होता है ना, हर एक पर्सन का सेल्फ रेस्पेक्ट है, भिखारी क्यों ना है उसका भी एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। ठीक है, तो हर वर्कर्स का भी अपना एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ही रेस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, किसी भी कंपनी में हो, चाहे वो प्रोडक्शन कंपनी में हो, चाहे वो सेल्स कंपनी हो, या फिर कुछ भी कंपनी हो, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं सबको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, या फिर वहाँ का जो रूल रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीट करना चाहिए। किसी को भी मतलब मिसबिहेव नहीं करना चाहिए किसी भी कंपनी में।
ठीक है, आगे बढ़ें। स्प्लिट डिकॉक, ठीक है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है, ठीक है, क्योंकि क्या मैसेज आ रहा है ये? स्प्लिट डिकॉक का मतलब है, ये एक फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है टीम वर्क की भावना होना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये भी। स्प्लिट डिकॉक here means टीम स्पिरिट्स एंड टीम वर्क, है ना, किसी भी कंपनी में ये होना मस्त जरूरी है। जब तक उस कंपनी में टीम वर्क नहीं रहेगा, आप कंपनी को बहुत आगे नहीं ले जा सकते हो। एक पार्टिकुलर जगह में जाके वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, हाईएस्ट लेवल पे नहीं जा सकता है, ठीक है। उसके लिए चाहिए आपको टीम वर्क, ठीक है। इसीलिए स्प्लिट डिकॉक ये प्रिंसिपल्स भी हेनरी फर्ल्स ने दिए थे कि किसी भी कंपनी में एक टीम वर्क होना बहुत जरूरी है, टीम वर्क की भावना होना बहुत जरूरी है ना। हर एक जो वर्कर्स है उसको ये लगना चाहिए कि कंपनी का जो वर्क है वो मेरा वर्क है, उसे हमको करना है, हमको सबको मिलके करना है। ये जब तक उस वर्कर को नहीं लगेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता है। First suggested that there should be a team spirit in the organizations and all the employee must consider themselves as a member of the organizations. जब तक हर एक वर्कर्स ये ना समझे कि मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ या फिर इस कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, जो मेरे को ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है इसको मेरे को करना ही है, जब तक वो ऐसा ना सोचे तब तक वो कंपनी बहुत ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, ये थे 14 प्रिंसिपल्स टोटल्स, है ना। डिविजन्स ऑफ वर्क का क्या मतलब है? और हेनरी फेल्स डिविजन्स ऑफ वर्क का क्या मतलब है? आदित्य कुमार, माइक ऑन करिए बाबू। मोहित तुम अटेंडेंस ले लो। यस सर। डिविजन्स ऑफ वर्क का क्या मीनिंग है? हेलो। ये जो प्रिंसिपल्स है डिविजन्स ऑफ वर्क, हेनरी फर्ल के अकॉर्डिंगली क्या मतलब है? यस सर। क्या मीनिंग है? क्या कहता है ये प्रिंसिपल्स? सर डिवीजन ऑफ वर्क जैसे कोई भी काम का, जैसे सर पार्टीशन कर दिया, डिवाइड कर दिया कि आपको इस एरिया में काम करना है, आपको इस एरिया में करना है, ये करना है, वो करना है। हेलो। और थोड़ा बढ़िया से बताओ। सर वही कि मतलब जैसे कोई भी सर प्लांट में या फिर कोई भी सेल में जैसे वर्कर लोग काम करते हैं तो मतलब डिवाइड कर दिया जाता है कि सर आपको ये एरिया में काम करना है, आपको ये एरिया में काम करना है, आप इस काम के लिए स्पेशल काम इसमें करिए, आप वेल्डर जैसे वेल्डर के लिए अलग हो गया। हाँ, तो उसके मतलब स्किल के डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली, हिसाब से, एरिया के हिसाब से। उसकी स्किल के अकॉर्डिंगली भी हम लोग क्या उसको सर? अभी तुम बोला ना यस कि सर, एक वेल्डर है डेजिग्नेशन तो में उसको अलग अलग डाल दो।
वेल्डर को उसके वेल्डर के अकॉर्डिंगली हम लोग दे देंगे। तो यानी कि हम लोग क्या देखें कि अगर जिसका जिस चीज़ में स्किल है, स्किल वर्कर है, जिस वर्क के लिए उसको उस वर्क के अकॉर्डिंगली ही उसको हम लोग वर्क देंगे। ठीक है, और कौन है? मनीष कुमार साहू, सॉरी। यस सर। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तान में क्या नहीं बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? मासूम बताओ। मासूम खान, गौतम महतो, मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या तुम लोग के पास? आ रहा है सर। फिर जिसको बोल रहे हैं हम लोग शांत क्यों हैं? हेलो। विकी कोरी और शुभम का तो माइक ही ये नहीं है। उन लोग, हमको लग रहा है उन लोग को आवाज भी नहीं जा रहा है। उन लोग बस ऐसे ही ऑन करके रखे हैं। हो सकता है सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो तुम लोग कम पढ़ रहे हो लगता है, कोई बात नहीं। तुम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कराएंगे नेक्स्ट क्लास में क्या है हम लोग का, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट उस दिन खत्म हो जाएगा मैनेजमेंट चैप्टर, उसके बाद आ सर जाएगा हम ये लोग। स्केलर चेन का मतलब क्या हुआ सर? स्केलर चेंज का मतलब है आप डायरेक्टली जो टॉप लेवल के ऑथोरिटी है ना, आप उससे डायरेक्टली लोअर लेवल से टॉप लेवल पे आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हो। उसके अंदर में चेन होता है, उस चेन के थ्रू ही आपको जाना पड़ता है। सपोज तुम स्टूडेंट हो तो डायरेक्टली तुम प्रिंसिपल से नहीं मिल सकते हो। ठीक है, तुम्हारे ऊपर में कौन है? तुम्हारे क्लास टीचर्स है। क्लास टीचर्स के ऊपर में क्लास टीचर्स किसको इन्फॉर्म करेंगे? एचओडी को इन्फॉर्म करेंगे। एचओडी किसको इन्फॉर्म करेगा? प्रिंसिपल टू पीए को इन्फॉर्म करेगा। पीए
पीए क्या करेंगे, अपने उसके प्रिंसिपल्स को ये करेंगे, क्या बोलते हैं, इन्फॉर्म करेंगे कि नहीं एचओडी आपसे मिलना चाहते हैं, अगर उनके पास टाइम होगा तो उनको टाइम दे देंगे, उनको हो जाएगा तो फिर वो, मतलब इस तरह का चेन होता है। आप डायरेक्टली आप ऐसे नहीं कर सकते। तो इसी तरह कंपनी में भी होता है, आप डायरेक्टली जो सीईओ हैं, ऊपर में जो जीएम है, जो स्टेक होल्डर है, आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, आप टॉप लोअर लेवल में है तो उसके लिए जो चेन है उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर के जो बीच के जो चेन्स है वो अगर फंक्शन नहीं कर रहे हैं कभी, तब आप किस तरह से उसको फंक्शन कराएंगे? ठीक है, उसके लिए एक यूज करते हैं गैंग प्लैंक, जो कि आपके जो पैरेलल डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, आपके जो पैरेलल डिपार्टमेंट है, सपोज आप प्रोडक्शन कंपनी में हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आप में आप हैं, तो दूसरे दूसरा पैरेलल क्या चल रहा है, परचेजिंग भी चल रहा है, सेल्स भी चल रहा है, तो सेल्स के ऊपर में भी आएंगे तो उनके ऊपर है, उनके ऊपर है, उनके ऊपर है। जो लेफ्ट वाला जो दिख रहा है, आप अगर जी हैं, राइट साइड वाला ग्रुप में है, इसमें है आपके ऊपर में ई और सी अभी फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली एफ से कॉन्टेक्ट करके डी और बी में बात कर सकते हैं ऊपर के थ्रू। यस सर। ठीक है, ये है गैंग प्लैंक। तो नेक्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है पता चला? ये सब कंप्लीट हो गया होगा उन लोग का, तो मैनेजमेंट स्टार्ट किए थे पहले। मोहित वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से पूछे हो, बात हुआ है? सर आवाज आ रहा है? थोड़ा आ रहा है, पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है बट आ रहा है। सर अभी मैनेजमेंट ही खत्म करने में लग रहा है उन लोग को। मतलब कि इधर नीचे का सारा चैप्टर हो गया उन लोग का? मैंने भी कुछ नहीं हुआ है सर, सिर्फ मैनेजमेंट वो लोग बोल रहा था। अरे मैनेजमेंट तो पूरा आ जा रहा है ना इधर से ऊपर का सिर्फ सारा यूनिट। नहीं सर, अभी जो हम लोग मैनेजमेंट पार कर रहे हैं वो चैप्टर खाली। अच्छा, मतलब बहुत डिटेल से पढ़ाई हो रहा था वो लोग का, नहीं? सर क्लास ही कहाँ हो रहा है? मतलब सर हमारा आवाज नहीं आ रहा। सर आपसे कॉल बात कर लेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, उधर कोई मैनेजमेंट का ही पर्सन पढ़ा रहे थे शायद। दूसरे जो डिपार्टमेंट के जो सब ये हैं उसमें मैनेजमेंट का ही टीचर्स थे पार्टिकुलर, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि मतलब क्या चल रहा है उधर। क्या उन लोग में भी ये सब है क्या? ऊपर के जो है प्रोडक्टिविटी, प्लांट लेआउट, मटेरियल हैंडलिंग, वर्क स्टडी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सब उन लोग में भी है क्या, अदर सब्जेक्ट में, अदर ग्रुप में? सिलेबस अलग है उन लोग का? ठीक है, ठीक है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रहा है मोहित, तेरा आवाज़ तो आ ही नहीं रहा है। थैंक यू सर। ठीक ठीक, एग्जिट हो जाओ तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, फ्लिप करो। फ्लिप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।